नाइट्रोजन से हेवियर है, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर क्यों नहीं एटमॉस्फेयर के नीचे बना लेता है। जैसे क्या होता है, देखो पूरे में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, हाइड्रोजन है, इत्यादि बहुत सारे गैस है, बट कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हेवीएस्ट गैस। तो मेरा बोलना है कि कार्बन डाइऑक्साइड सारे धरती पे आके क्यों नहीं बैठ गया, इसकी रीजन क्या हो सकती है, क्या बता सकते हो? What will be the probable reason for So because it has the tendency to mix with other gases. वेरी गुड, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो दूसरों गैसेस के साथ मिक्स कर जाए, बट इट्स ओके, मिक्स कर जाती है तो फिर नीचे में थोड़ा सा ज्यादा क्यों नहीं मिक्स किया हुआ है? देखो आंसर वाज वेरी गुड, द प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन ओनली। एक्चुअली डिफ्यूजन डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, ग्रेविटी ही ना कोई भारी चीज को नीचे लाता है, ओके। Diffusion is independent of gravity and carbon dioxide remains diffused between all the gases in that atmosphere. It is a perfect answer आप लिखते हो। Anyway, मैं ब्लैक पेन से ही लिख देता हूँ। Diffusion is independent of gravity, It does not depend upon mass of gas. So carbon dioxide remains diffused in atmosphere with other gases, आई सपोज आपको आंसर लिखने का तरीका समझ आ रहा होगा थोड़ा सा, कि डिफ्यूजन को पहले मैंने डिफाइन कर दिया कि डिफ्यूजन जो है वो जो प्रोसेस है वो तो सबको मालूम रहती है, बट वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड साढ़े नीचे नहीं है, ओके। ये मास पे भी ऑब्वियसली ग्रेविटी मींस मास ऑफ द बॉडी पे नहीं डिपेंड कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स डिफ्यूज्ड इन एटमॉस्फेयर विद अदर गैस। आई सपोज आपको आंसर समझ आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत? नो? Now you can answer the second question. दूसरी क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। The burn caused by steam, अच्छी क्वेश्चन है। The burn caused by steam at 100 degrees Celsius is more than boiling water at 100 degrees. तो बता सकता हूँ क्या हो सकती है वर्ड particularly आंसर में? Sir, because some heat has been transferred to the boiling water, so it has converted into steam. So sir, it will burn more severely. Okay, very good. देखो क्या होता है, आप सभी को यदि कौन देखो, इसलिए रिवीजन सेशंस जरूरत है, बीच में रिवीजन सेशंस में रखूंगा आप लोग, और काफी पढ़ना। लास्ट क्लास में मैंने बोल भी दिया था कि पढ़ के आना। देखो बेटा, देखो मैंने वाटर लिया, ठीक है, ये मानो वाटर, अभी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी बनती है, क्योंकि स्टेट चेंज जो होता है, स्टेट चेंज आपको मालूम है सेम टेम्परेचर पे होती है ना। स्टेट चेंज जब होता है तो बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, तो स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगी। बट होता क्या है, बॉइलिंग वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतनी है, तो स्टीम में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो सकता है, ओके। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाने के लिए जब वाटर स्टीम बना तो उसने कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और जो हीट को एब्जॉर्ब किया वो हीट उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ा, है नहीं। और स्टीम में तब क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट, और यही एक्स्ट्रा हीट जब हमारे मानो कि हाथ को टच करेगा, मेरे हैंड को टच करता है, तो होगा क्या, उस दौरान जो एक्स्ट्रा हीट इसमें प्रेजेंट है वो हमारे हाथ में आएगी और हमारे हाथ में ज्यादा बर्न करेगा। बट वही जब हम इस पानी से जलेंगे तो उस पानी में वो हीट प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स्ट्रा बर्निंग नहीं हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्निंग हो रही है बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन, जो वाटर में एब्जॉर्ब हो जा रहा है कन्वर्ट के दौरान। ओके, एंड दैट इज आपको वैल्यू यदि नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं आंसर में। इट्स 22.5 into 10 to the power किलोजूल पर मोल। 22.5 किलोजूल, जूल इज द यूनिट ऑफ, ये हीट रख सकते हो। ओके, 22.5 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। ओके, तो you can write steam at 100 degrees Celsius has absorbed 22.5 into 10 to the power 5 kilojoule per, sorry, it's not kilojoule, it's joule per kg. Steam had at 100 degrees Celsius has absorbed 22.5 to 10 to the power 5 joule per kg and has converted itself from boiling water at 100 degrees. Okay, so steam has which will cause severe burn, which will cause more severe burn. समझ गए ना? स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो क्या किया है, इतना जूल पर केजी हीट एब्जॉर्ब किया है और फिर कन्वर्ट हुआ है बॉइलिंग वाटर से एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस की थी, स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, बट ये एक्स्ट्रा हीट 22.5 to 10 to the power 5 जूल पर केजी हीट उसमें प्रेजेंट है। तो स्टीम हैज मोर हीट, स्टीम में ज्यादा हीट है जो आपको ज्यादा सीवियर बर्न देगा। अंडरस्टूड? गॉट इट? समझ आ गई? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी क्वेश्चन है और ये सब थोड़ी टेक्निकल लेवल क्वेश्चंस है, पूछे जाते हैं। व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? आपको मालूम है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। यदि सॉलिड लिक्विड पे आएगा तो ऑब्वियसली नीचे गिर जाएगा, उसमें अंदर चल जाएगा। जैसे पानी में आप क्या करोगे, एक लोहा डालोगे तो क्या है, लोहा नीचे चल जाएगा। पानी की डेंसिटी कम है कंपेयर टू लोहा, इसलिए लोहा नीचे चल जाएगा। तो बोला जाता है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से नॉर्मली ज्यादा होता है, बट आइस एक सॉलिड फॉर्म है और वाटर एक लिक्विड फॉर्म है, फिर भी क्यों उसके ऊपर में आइस तैरता है? आइस की डेंसिटी नॉर्मली एज अ सॉलिड ज्यादा होना चाहिए, उसको तो पानी में डूब जाना चाहिए। कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर? So because it has little intermolecular space and less density than water. यस, देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप लोग पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में आने के बाद और इसके बारे में पढ़ोगे, जब पानी बर्फ बनता है तो उसमें कुछ खाली जगह छूट जाती है। एक्चुअली आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर, यस वेरी गुड वेरी गुड, आइस का एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, उसमें बहुत सारी खाली जगह है और खाली जगह में हो सकता है कि एयर ट्रैप्ड हो, जिससे आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी कम हो, और डेंसिटी कम हो जाएगा इसलिए वो पानी पे तैरता है। तो आप लिख सकते हो ice is a cage like structure which occupies more volume, therefore density of ice is less than water। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं therefore डेंसिटी कम है, जिस चीज की डेंसिटी कम होती है तैरता है, सिंपल सी बात है। therefore ice floats on water। ठीक है, चलिए बेटा
ये 3 क्वेश्चंस को, अच्छा चौथा भी देख लेते हैं। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई गैस, ये सबको मालूम है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। ऐसा एक मेथड बताओ कि जिससे आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। Decreasing temperature. Fractional distillation. Sir, by increasing pressure and decreasing temperature. हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो हम लोग लिक्विफाई करते हैं फिर सेपरेट करते हैं, दैट इज अनदर थिंग बेटा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में लिक्विफाई किया जाता है, बट आपसे पूछा गया किस तरह लिक्विफाई करोगे। लिक्विफाई करने का तरीका होता है टेम्परेचर को घटा दो तो पार्टिकल सामने आएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल सामने आएंगे। ओके, अब पार्टिकल सामने आएंगे तो गैस लिक्विड की तरफ आएगा। अब प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल सामने आएगा। तो इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। Increasing pressure and decreasing temperature, and decreasing temperature will liquefy चलो बेटा जल्दी से इन 4 आंसर्स को आप लिख लो, फिर नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चंस है उनको एक बार पढ़ो और सोचो आंसर्स को थोड़ा। मैं आपको 3 मिनट की टाइम दे रहा हूँ, 3 से 4 मिनट टाइम ले लो, आंसर को लिख लो। और देखो ऐसा नहीं है किसी को रट लेना, नो, आप घर में जाओगे आज क्वेश्चंस को देखोगे, मेरे आंसर्स को पढ़ोगे और अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करोगे और मेरे आंसर से कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करोगे। और कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लोगे तो हो सकता है मुझसे भी अच्छे आंसर लिखो, है कि नहीं? तो वो करना है आपको, जल्दी से लिखो, टेक योर टाइम, जल्दी से उतारो, हो जाएगी तो बोल देना। मिटा दे? Yes, sir. बेटा मिटा दो आंसर को? चलो 5वां का नहीं, 6ठा का आंसर 4 हुआ है ना। जस्टिफाई एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड, वेरी गुड क्वेश्चन पूछी जाती है। एयर को मिक्सचर कैसे हम बोल सकते? देखो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो चीज मिला के आप बनाते हो उनकी प्रॉपर्टी मिक्सचर में नहीं बदलती है ना, और मिक्सचर में कंपोनेंट को आप फिजिकल मीन से सेपरेट कर। तो एयर के बारे में यदि हम लोग देखें, क्वेश्चन पूछी गई है कि जस्टिफाई कीजिए कि एयर एक मिक्सचर है और वाटर एक कंपाउंड है। वाटर बाद में देखते पहले। तो एयर जिन चीजों से मिल के बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टी वहां पे वही है। यदि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जाके एयर में बदल जाती, मतलब जब वो मिक्सचर बना एयर, वहां पे जाके वो बदल जाती ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, तो हम सांस नहीं ले पाते, है कि नहीं? ऑक्सीजन हमें सांस लेने में हेल्प करता है, बट ऑक्सीजन तो वहां पे एयर में है, फिर भी हम एयर लेते हैं अंदर, तो ऑक्सीजन तो हेल्प कर रही है हमें सांस लेने में। तो डिफरेंट गैसेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो एयर में चेंज नहीं होती है, और मिक्सचर का वही गुण होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती है जिन चीजों से वो मिलके बना है मिक्सचर। ओके, तो प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है तो बोल सकते हैं पहली बात एयर इज अ मिक्सचर। The properties of component of air
फॉर एग्जांपल जो एयर में है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब से मिलके एयर बना है। The properties of component of air remains constant. प्रॉपर्टी नहीं बदलती, और ये एक मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। तो सो एयर इज अ मिक्सचर, पहला गुण समझ गए ना। एयर जो चीजों से मिलके बना है, एयर जो चीजों से मिलके बना है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, इन सब की प्रॉपर्टी एयर मिक्सचर में चेंज नहीं होती। तो मिक्सचर में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, मिक्सचर है। सेकंड, मिक्सचर की कंपोनेंट को आप फिजिकल मीन से अलग कर सकते हो। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ फिजिकल मेथड जहां से हम लोग कंपोनेंट ऑफ एयर सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर की गुण है। कंपाउंड को आप नॉर्मल फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते। द कंपोनेंट ऑफ एयर ये क्वेश्चन 5 का ही पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 5 का पहला, द कंपोनेंट by fractional distillation, which is a physical method, तो ये भी प्रूफ कर रहा है कि ये एक मिक्सचर का गुण होता है। वेरी गुड। मिक्सचर में कंपोनेंट कम या ज्यादा किया जा सकता है। जैसे आप मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर तैयार कर रहे हो, जैसे मान लो शुगर सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, चीनी को पानी में मिला रहे हो, वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो आप चीनी ज्यादा डाल सकते हो, पानी ज्यादा डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मिक्सचर में कंपोनेंट चेंज होती है। वैसे ही जब आप हाई एटमॉस्फेयर पे चले जाते हो, पहाड़ियों पे चले जाते हो, पहाड़ी के एयर की लेयर कम रहती है ना, एयर की कंपोनेंट चेंज होती है। या आप पॉल्यूटेड जगह जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पे गैसेस में कंपोनेंट चेंज है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो। ओके, द कंपोजिशन ऑफ एयर, द कंपोजिशन ऑफ एयर जो एक मिक्सचर है, द कंपोजिशन ऑफ एयर जो एक मिक्सचर है इज नॉट कांस्टेंट। ओके, तो ये तीन चीजों से हम प्रूव कर सकते हैं। therefore we can say that air is a mixture। अब यदि इस क्वेश्चन का पार्ट बी देखें, पार्ट ए तो एयर के बारे में पूछा है, पार्ट बी देखें, बोला गया है कि आप जस्टिफाई कीजिए कि वाटर एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड के गुण आपको लगाने, पहला क्या बोल सकते हो, बताओ जल्दी से। Similar kind of molecules. वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, और वो गुण होता है एक किसका, कंपाउंड का गुण होता है। तो वाटर ऑब्वियसली कंपाउंड है। देखो इसका पार्ट बी का होगा, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, और ये कंपाउंड का गुण होता है, कंपाउंड डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलके बनते हैं चीजें। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना, 1:8 प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। अब देखो कंपाउंड में चीजों की प्रॉपर्टी बदल जाती है, बदलती है कि नहीं बदलती? मिक्सचर में प्रॉपर्टी नहीं बदलती। जैसे हाइड्रोजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन में आग पकड़ता है। ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट वहीं पानी आग बुझाने में काम आता है। देखो प्रॉपर्टी फुल्ली अलग हो गया ना। तो ऑब्वियसली ये तो कंपाउंड की ओर इशारा कर रहा है कि ये गुण तो कंपाउंड का ही होता है कि जो प्रोडक्ट होती है वो रिएक्टेंट से प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, combustible gas, oxygen supports combustion, and water being a compound extinguishes fire, extinguishes fire।
तो न्यू प्रॉपर्टी आई, तो ये तो कंपाउंड का ही गुण लिखने का। और एक पॉइंट लिख सकते हो आप लोग, 3 पॉइंट कम से कम आंसर में लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स के आती है, तो 1.5 मार्क्स का डिवीजन रहता है। एक और पॉइंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो, कि द कंपोनेंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। क्या आप हाथ से पकड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दोगे? नहीं, आपको एक केमिकल मेथड लगाने पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइसिस इत्यादि। द कंपोनेंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मींस। तो लिख सकते हो फिर देयरफॉर वाटर इज अ कंपाउंड बेस्ड ऑन द अबव प्रॉपर्टी। समझ आई? जल्दी से इसके आंसर लिख लो, एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से ये आंसर लिखने के बाद ये आंसर लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? Yes, sir. चलो चलिए, हाउ कैन यू रिकवर कॉमन सॉल्ट from its solution in water? So by evaporation. Evaporation. Very simple, ये सबको मालूम होनी चाहिए, by evaporation। ओके, ये आपको दिमाग में रखनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। evaporation टेक्निक से आप सेपरेट कर सकते हो इसको, ओके, अंडरस्टूड। एक और आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक, यदि आपके पास होगा बेटा तो आप अपने एनसीईआरटी की बुक को देखना, और वहां पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बच्चों को मालूम होना चाहिए। चलिए मुझे बताओ एक बात, आपको दिया गया है अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर और आयरन, कैसे सेपरेट करोगे बोलो? So sublimation. सब्लिमेशन से हम लोग सेपरेट करेंगे, क्योंकि कैम्फर जो है एक सब्लिमेट सब्सटेंस होती है। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार, इंजन ऑयल ऑफ अ कार में कुछ मेटल का टुकड़ा डूब गया है, तो कैसे सेपरेट करोगे, बता सकते हो क्या? Filtration. क्या? Filtration. फिल्ट्रेशन से ही सेपरेट करोगे। क्यों? बहुत बच्चे इसका आंसर लिखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, बट इट्स रॉन्ग, क्योंकि आपको थोड़े बोला गया है जो मेटल आयरन है, ओके, थोड़ा ध्यान देना है, वो मेटल आयरन नहीं है, वो बोला थोड़े गया आपको, ओके। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, नेचुरल पिगमेंट्स। Chromatography. यस, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से हम लोग डिफरेंट चीजों पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर सेपरेट कर सकते हैं, ओके। बटर फ्रॉम कर्ड, Centrifugation. सेंट्रिफिकेशन टेक्निक से हम लोग बटर को कर्ड से अलग कर सकते हैं। ऑयल फ्रॉम वाटर, Crystallization. Separating funnel. सेपरेटिंग फनल। ऑयल और वाटर देखो हैवी है ना, तेल हल्का है, पानी भारी है, सेपरेटिंग फनल खोल के अलग कर सकते हैं, ओके। टी लीव्स फ्रॉम टी, Filtration. फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, सिंपल टेक्निक है। तो ये ऐसे ही कुछ एनसीईआरटी में जो पहला क्वेश्चन है आपका उसको कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वैसे मैं डिस्कस करूंगा, एक एक क्लास बीच में कभी लेके मैं पहला चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी करवा दूंगा, या किसी दिन दूसरा का करवा दूंगा, ओके। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन, बड़ी अच्छी क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन? Impure. नहीं, वो तो रहता है इम्प्योर, मतलब कैसे इम्प्योर? होमोजीनियस मिक्सचर है ना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, जैसे नमक पानी में घुला हुआ है तो वहां पे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक लगा सकते हैं।
कॉपर सल्फेट पानी में घुला हुआ है तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, प्योर फॉर्म निकाल सकते हैं। तो आंसर इज समवट राइट कि आप इम्प्योर को प्योर करते हो, इट्स वेरी गुड, बट आपको स्पेसिफिकली थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा किस टाइप ऑफ मिक्सचर को आप लोग सेपरेट करते हो। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टूड, अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। देखो होमोजीनियस मतलब प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म है, नमक को पानी में घोल दिया, पता नहीं चल रहा नमक कहाँ है पानी कहाँ है नहीं, उसमें हो सकता है और भी कोई चीज घुली हो। ओके, तो आप क्रिस्टलाइजेशन करो तो पानी उड़ती चल जाती है और क्रिस्टल्स बैठ जाते हैं। तो इसका आंसर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7, होमोजीनियस mixtures can be homogeneous mixture like example दे देना, एग्जाम्पल थोड़ा देने से अच्छा रहेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एटसेट्रा कैन बी प्यूरिफाइड। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन में प्यूरिफाइड कर सकते, कैन बी प्यूरिफाइड यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि हमें इसमें प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं, है ना। क्वेश्चन 8वां, हाँ अच्छी क्वेश्चन। चलो इसका आंसर कौन देता है मैं देखता हूं, तो दे सकता है इसका आंसर क्या जल्दी से। Yes, milk or starch solution. वेरी गुड बेटा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशन समझ रहे हो ना। यहाँ पे Yes. सॉल्ट सॉल्यूशन जो है, सॉल्ट सॉल्यूशन तो एक ट्रू सॉल्यूशन होती है, आपको मालूम है, ये ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है, आपने पढ़ा है ना, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स। और टिंडल इफेक्ट कोलाइड्स के द्वारा शो होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है तो ये शो नहीं करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, स्पेसिफिकली मेंशन भी है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन भी कभी शो करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन, आप देखो स्टार्च सॉल्यूशन में सॉल्यूशन मत समझना, स्टार्च की सॉल्यूशन जो होती है इट्स अ कोलाइडल, ओके, ये कोलाइडल सॉल्यूशन। तो स्टार्च सॉल्यूशन कोलाइड होती है, दूध भी है वो भी एक कोलाइड है। टिंडल इफेक्ट समझते हो ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो मिल्क और आपका क्या है बेटा, ये स्टार्च सॉल्यूशन, ये लोग टिंडल इफेक्ट शो करेगा, सोल्स टिंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट, आप लोग पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में आने के बाद इन डिटेल्स। कोलाइड्स के बारे में आपको पढ़ना है, कोलाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे डे टू डे लाइफ में। इस चैप्टर में जो कोलाइड वाला पार्ट है थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन डिटेल्स स्टैंडर्ड 12th में आप लोगों को फिर आने के बाद कोलाइड पढ़ना है, ओके। टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन इत्यादि आप लोग पढ़ोगे वहां। Which law illustrate law of conservation of mass? Law of chemical combination. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का कौन सा लॉ? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ आता है ना, कौन कौन से लॉ? यही तो लॉ था, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो विच लॉ इलस्ट्रेट, एक्चुअली मैंने लॉ ही लिख दिया है, which law says that matter can neither be created nor destroyed, so that is law of conservation of mass। मैंने आंसर ही लिख दिया है, ओके, इट्स ओके। यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, which law illustrate matter can neither be created nor destroyed, या which law illustrate mass of reactant will be equal to mass of product, ऐसा क्वेश्चन आए तो कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डिफाइन ब्राउनियन मोशन मालूम है ना, the zigzag motion of particles of motion. The zigzag motion of collider particles is known as Brownian motion। तो मैंने लिख रहा हूँ 10 आंसर, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। So it was a discussion, समझ आ गई ना सबको बेटा? Yes sir. ओके, और काम क्या करना है, सारे आंसर्स जो आप लिखे उसको एक बार पढ़ लेना, फिर अपने वर्ड्स में लिखना। The main emphasis is
दैट आप आंसर के कॉन्सेप्ट को पकड़ो फिर अपने वर्ड्स में लिखो। ओके, गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरी वीडियो क्लियर आ रही है ना? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज की डिस्कशन जो होगी, द डिस्कशन विल बी नेक्स्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक देखा था चैप्टर में? किसी को याद है कहां तक बताया था लास्ट क्लास में? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तक पहुंचे। हाँ, तो इन द लास्ट क्लास हमारी डिस्कशन हो रही थी अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। अब हम लोग चलो आगे बढ़ेंगे और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या बोलो तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देखेंगे। We will see law of constant proportion or law of definite proportion. ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर में दो लॉ आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम लोगों ने देखा, जो दिया गया था किसके द्वारा? एंटोनी लवोसियर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ definite proportion. But this law was given by Joseph Proust. ये law जोसेफ प्राउस्ट ने दिया और ये लॉ क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। A given compound, मेरे साथ में आप लोग इसको लिखते रहो। A given compound irrespective of the source, it is obtained contains the same proportion of elements by mass. ओके, आप देखो बेटा इस डेफिनेशन को आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ नहीं समझ आएगा। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर इस डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। और फिलहाल यदि लिख रहे हो तो रुक जाओ, पहले समझ। सपोज करो मैंने लिया वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, सबको मालूम है। वाटर में कहां से ला सकता हूं? रेन वाटर या कोई कुआं से निकाल सकता हूं, वेल से, है कि नहीं? या मैं सी वाटर ले सकता हूं। ओके, अब जो भी वाटर लिया मैंने, वहां पे पानी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? चाहे आप पानी रेन वाटर वाला लो, उसका फॉर्मूला H2O ही होगा। बोलने का मतलब देखिएगा ध्यान से, चाहे आप पानी रेन वाटर से लो, चाहे आप कोई कुआं से पानी निकालो या कोई समुद्र से पानी लेके आओ, तो उस पानी का जो फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा। बोलने का मतलब उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के कितने? 1 एटम होंगे। यदि हाइड्रोजन का मैं मास लिखूं तो
तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1 AMU। लास्ट क्लास में मैंने बताया था AMU होती है एटम के वजन को नापने की, एटॉमिक मास। तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम की मास हो जाएगी 2 AMU। और मैं रेशियो लिखा, ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 AMU। तो रेशियो निकालूंगा तो AMU कटेगा और ये वाला हो जाएगा 1:2 बाई मास, है ना। तो मैंने पानी कहां से लिया इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे वो नदी का पानी है, तालाब का पानी है, या रेन वाटर है, या समुद्र का पानी, कहीं का पानी है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट उस पानी का एक मॉलिक्यूल दिया जाए तो वो जो बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से इन द रेशियो बाय मास 1:8। ओके, ये फिक्स्ड रहेगा, ये फिक्स्ड रहेगा। ओके, एक और एग्जांपल आप देख लो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ले लो बात। अब कार्बन डाइऑक्साइड मैं कहीं से ला सकता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है आपको एटमॉस्फेयर से आप प्यूरिफाई करके निकाल लो, फ्रॉम एटमॉस्फेयर से प्यूरिफाई करके आप निकाल लो, या फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल से भी निकलती है ना, व्हीकल का धुआं में रहता है, और फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल से भी, या आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन में प्रिपेयर करो, ठीक है ना, प्रिपेयर इन रिएक्शन। ये RHN रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ले लो, ये फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें कार्बन का एक एटम रहेगा और ऑक्सीजन की 2 एटम रहेंगे। कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड उठा लो, वो फर्क आपको नहीं पड़ेगा, उसमें जो एटम प्रेजेंट रहेगी वो कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेगी, और कार्बन एक तो एटम रहेगा और ऑक्सीजन के 2 एटम। और यदि बाय मास देखो कि बाय मास किस हिसाब से कंबाइन किया, तो एक कार्बन का मास 12 AMU होता है। आप लोगों को मैं बताऊंगा बाद में सबका मास, जो इंपॉर्टेंट मास है मैं आपको याद करने के लिए दूंगा, बट अभी सिंपल बता दूंगा। कार्बन की जिसका बता रहा हूँ दिमाग में रखते जाओ, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 AMU, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU। तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा? 32 AMU। 32 AMU हो जाएगा। और यदि आप इसको काटोगे तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 30। तो कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन किया है बाय मास? कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन 3:8 रेशियो बाय मास टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये फर्क नहीं पड़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है, कहां से आया है, बट ये सच्चाई है और ये ट्रुथ रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा जो बनेगा वो हमेशा 3:8 रेशियो में कंबाइन करके उसका एक। तो चलो हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को अब समझते हैं। यहाँ से गिवन कंपाउंड, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड irrespective of the source it is obtained, कोई भी एक गिवन कंपाउंड आपने कहां से लाया, उसका सोर्स क्या है, ये मायने नहीं रखता। ओके, बट एक सिंपल सी फैक्ट होगी कि वो बना हुआ है या उसमें जो चीज है वो सेम एलिमेंट्स रहेंगे इन सेम प्रोपोर्शन, इनमें सेम एलिमेंट्स रहेंगे इन सेम प्रोपोर्शन मास के हिसाब से। ओके, गॉट इट? वेरी सिंपल लॉ। समझ आई कि नहीं आई? आ गया? Yes. अब देखिए ये लॉ, आप लोग एक चीज पढ़ोगे आइसोटोप्स, तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा आइसोटोप्स क्या पढ़ते हैं। तो ये वाला जो लॉ होता है ना, आइसोटोप्स के केस में वैलिड नहीं। आइसोटोप्स होती है एक्चुअली, मैं बताऊंगा जब बाद में आइसोटोप्स क्या होता है तो खुद आपको समझ आएगा। पर एक चीज लिख लो, this law is not valid for isotopes, ठीक है।
आइसोटोप्स के केस में वैलिड नहीं होती। तो चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा ही देता हूँ, रहने दो, मैं बाद में आपको समझा दूंगा जब आइसोटोप्स बता दूंगा क्या। बस अभी सिर्फ जान लो कि अभी लिख लो यहाँ पे, जब आइसोटोप्स क्या होते हैं बताऊंगा तब वहां पे समझो। ये जो लॉ है ये वैलिड नहीं होती है आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे पहला वाला भी लॉ बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में वैलिड नहीं, तो जल्दी से इस लॉ को लिख लो। कोई भी कंपाउंड अब कहां से लाओ ये फर्क नहीं पड़ता, पर उसमें जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो एक ही प्रोपोर्शन में कंबाइन की रहेगी मास के हिसाब से। देखो देखना चाहते हो तो और एक एग्जांपल देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो मार्बल। मार्बल जो हम लोग घर के फ्लोर्स में लगा रहता है, हम लोग लगाते हैं घर में केमिकल शॉप से मार्बल, तो ये मार्बल के जो फ्लोर्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। तो आप मार्बल इंडिया से खरीदो या पाकिस्तान से लाओ या ऑस्ट्रेलिया से लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मार्बल का जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें एक कैल्शियम का एटम होगा, एक कार्बन का एटम होगा, तीन ऑक्सीजन। ओके, सारे कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं उनके नंबर हमेशा फिक्स है। ओके, मास भी तो फिक्स रहेगी जब नंबर फिक्स रहेगा। समझ गया? जल्दी से उतारो इसको। Can I rub it? मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. बेटे समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? हाँ ना बोलो। Yes, sir. बोलते रहो, सो मत जाना पढ़ते पढ़ते। चलिए नेक्स्ट आया था एक थ्योरी, दैट इज, लिख लो पहले पॉइंट क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एक उस जमाने में बहुत नामी गिरामी प्रोफेसर थे या बोलो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कुछ एटॉमिक थ्योरी दिया है। ओके, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है ये मानी जाती है पहली साइंटिफिक थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है आई थी 1808 में डाल्टन ने रिलीज किया था, 1808 में रिलीज किया गया था इसे। तो डाल्टन की थ्योरी जो पहली थ्योरी मानी जाती है, दैट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स। डाल्टन ने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का मदद लिया और बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो उस जमाने में हो रहे थे साइंस के फील्ड में, उन सबको ऑब्जर्व करने के बाद एक थ्योरी थी दैट इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन एटॉमिक पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके थ्योरी का हम लोग देखते हैं। अब ऐसा नहीं था कि ये 100% करेक्ट थे, इनके थ्योरीज के समय आने के साथ गलत हुई बहुत सारे, बट हमें जानना जरूरी है। मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी indivisible particles called atoms। देखो ये जो मैटर होता है, ये जो मैटर होते हैं चारों ओर, आप जो भी देखते हो, आपकी मोबाइल है, आपके हाथ में पेन हो, चारों ओर देखते हो वो बनी हुई है छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल, उसको फर्दर आप बांट नहीं सकते, छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ओके, तो ये थ्योरी बहुत पुराने डेमोक्रेटस ने भी ऐसा कुछ बात बोला था, आपका महर्षि कन्नड़ ने भी कुछ ऐसा बात बोला था।
इन्होंने भी साइंटिफिकली कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये बताया कि मैटर्स जो है वो बने हुए छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसे हम बोलेंगे एटम्स। ओके, एटम्स बोले तो जिन पार्टिकल्स को बांटा नहीं जा सकता, वैसे वैसे पार्टिकल से मिल के बना है मैटर। दूसरा थ्योरी था इनका, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स are same in all respect, are same in all respect। देखो इनका जो थ्योरी था कि एटम यदि एक प्रकार के एलिमेंट का है, जैसे पर्टिकुलरली आप ऐसे समझो कि कैल्शियम का ये पत्थर है, मानो आपने ये कैल्शियम का एक पत्थर इंडिया से लिया और कैल्शियम का एक पत्थर मानो आपने पाकिस्तान से लिया। ओके, डाल्टन के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, डाल्टन के मुताबिक यदि एलिमेंट सेम है, देखो ये जो कैल्शियम है और ये कैल्शियम है, ये भी एटम सॉरी ये भी कैल्शियम एलिमेंट है, ये भी कैल्शियम है। ओके, तो बोला गया था डाल्टन के द्वारा यदि एलिमेंट सेम हो तो उनके एटम्स जो रहेंगे वो सेम रहेगी और रेस्पेक्ट। ओके, बोलने का मतलब इंडिया वाला कैल्शियम का पत्थर जो एटम से बना हुआ है, दुनिया के किसी भी कोना से आप कैल्शियम का पत्थर उठा के ले आओ, इसके एटम का उसके एटम के या दुनिया के किसी भी कैल्शियम के पत्थर के एटम का प्रॉपर्टी सारा कुछ डाल्टन के मुताबिक था। ओके, एटम्स एक ही एलिमेंट के सेम रहेंगे हर रेस्पेक्ट। ठीक है, atoms of different elements are different in all respect, are different in all respect। अब उन्होंने बोला कि यदि आप कोई दो डिफरेंट चीज लो तो दोनों के एटम भी डिफरेंट होंगे, तो आपका भी जनरल लॉजिक यही बोल रहा होगा कि हर चीज बना हुआ है अलग अलग एटम से, सिंपल सी बात है। ओके, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी टोटली अलग। जैसे आप एग्जांपल ले लो, एक आयरन ले लो और एक मानो गोल्ड ले लो, गोल्ड का सिंबल Au होता है, तो आयरन का एटम और गोल्ड के एटम में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, दोनों के एटम्स डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होंगे वो पूरी तरह डिफरेंट होगी, हर रेस्पेक्ट में डिफरेंट होगी, कोई सिमिलैरिटी। ठीक है ना? Atoms can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction। ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम्स को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो एक केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अंडरस्टूड? ये तो हम लोगों ने देखा ही था। इट इज टेकन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो एंटोनी लेवोसियर के द्वारा दिया गया था, उसके कॉन्सेप्ट पे उन्होंने इस नियम को दिया। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस, और उन्होंने थोड़ा सा और जोड़ा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सिर्फ एटम्स आपस में रीअरेंज होती है, जैसे मानो NaOH और HCl आपस में कंबाइन किया तो टूटा, ये Na और Cl आपस में जुड़ गया तो क्या हुआ, सॉल्यूशन में था।
ठीक है ना, ये भी NaOH की सॉल्यूशन है, HCl की सॉल्यूशन, कुछ नहीं हुआ, ये NaCl के साथ जुड़ गया, थोड़ा सा अपने आप को रीऑर्डर कर दिया, दूसरा चीज के साथ जुड़ गया NaCl, और ये H और ये OH आपस में मिलकर बन गए। तो क्या हुआ, एटम सिर्फ अपने आप को रीअरेंज किया, इधर उधर किया और कुछ नहीं किया, एटम अपने आप को सिर्फ इधर उधर किया है केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन में होती क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। ओके, उनका बोलना था कि सिर्फ एटम इधर उधर होते हैं केमिकल रिएक्शन में, ना तो नए एटम्स बनाए जा सकते हैं, ना तो नए एटम्स, ना तो कोई एटम को बर्बाद किया जा सकता। ओके, जितने एटम्स आप पहले लोगे रिएक्शन में, बाद में भी उतने ही एटम्स होंगे प्रोडक्ट में, बट भले कोई और प्रोडक्ट में होगा। ओके, प्रोडक्ट तो बदल गई पर एटम्स तो वही है ना, तो भले अब ये एटम इसके साथ जब कंबाइन कर जाएगा तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे HOH के साथ कंबाइन करके तो वाटर एक नया चीज बन गया। The relative number and kind of atom in a compound remains constant देखो आप कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड लो, कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड लो, मानो आपने कैल्शियम क्लोराइड, एक कंपाउंड, आप कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड लो, उसमें जो एटम्स रहेंगे, ओके, और उनकी जितनी नंबर रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम क्लोराइड कहीं से उठा लो, एक कैल्शियम और दो क्लोराइड से बनेगा, एटम भी सेम रहेगी, उसकी नंबर भी सेम रहेगी। और ये वाला नियम किससे लिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट के लॉ से, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो कभी कभार पूछा जा सकता है आपसे, स्टेट द पोस्टुलेट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्टेट द डाल्टन्स पोस्टुलेट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये बात, नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम, कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पूछा गया डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट लिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, लिया गया एटम में। यही वाला पोस्टुलेट डाल्टन ने किस एक्सपेरिमेंट के दम पे दिया था, एंटनी लैवोसियस वाले जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। पूछा जाता है ये क्वेश्चन अक्सर, व्हिच डाल्टन्स पोस्टुलेट, कौन सा डाल्टन का पोस्टुलेट बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भैया आपको बस ये, ओके, आई सपोज आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? नो सर। इसको जल्दी जल्दी लिख लो, और नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो आपके एनसीईआरटी में डाल्टन की थ्योरी के बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस या ब्लू कलर के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना, तो उसको आप बना के आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास में? यस सर। Yes, sir. तो ब्लू कलर के क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी बुक में डाल्टन थ्योरी के बाद में, उनको सब बना के लाना, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी आप उतार लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पर बता देता हूँ। नोट कर लिए सर। ओके, कोई डाउट किसी को? No. तो फिलहाल यहीं पे रोकता हूँ चीजों को, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, और आप बना के आओगे चीजों को, और पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करके भी आओगे, क्योंकि मैं कुछ और हायर लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगा, ओके, और आपको उनका आंसर देना, और सब बच्चे आंसर देंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में नाम लेके पूछूंगा, ओके। आज मेरे पास टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं थी, मैं इसलिए नाम नहीं ले पाया आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास में मैं पर्टिकुलरली वो आप लोगों का नाम लेके पूछूंगा, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू